Can you listen to me? Yes, 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 sir. sir. Okay. Today we are going to start this topic of molecular spectroscopy. Okay. What is molecular spectroscopy? वॉइस बहुत लो आ रहा है. वॉइस बहुत लो आ रहा है. Yes, sir. मतलब लो किस सेंस में आ रहा है? क्वालिटी खराब है या नहीं सर, लो आ रहा है. सर वॉइस बहुत लो है. अच्छा. हेलो हेलो हेलो. अभी ठीक है? Yes. ओके. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या पढ़ते हैं? स्पेक्ट्रा arising from transitions in molecules. ओके. स्पेक्ट्रा कितने टाइप का होता है? किसी को पता है? बताओ. क्या सर, क्या पूछे? स्पेक्ट्रा कितने टाइप का होता है? सर दो प्रकार शायद ना, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन वाला. हाँ, वो बात भी है. एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन. और क्या होता है? बैंड स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, और एक और होता है ना इसका, बैंड लाइन और ये आप लोग एक पता करना है. इसका एक बैंड होता है, एक लाइन होता है, और एक होता है वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्या होता है. ठीक है, ये आप लोग देख लेना. इसके लिए जो बुक है वो विमल कुमार जैन या फिर राजकुमार, लेकिन ये वाली जो है ये ज्यादा है. वॉइस बहुत लो आ रहा है. सर सुनाई नहीं दे रही. एक मिनट में दूसरा हेडफोन कनेक्ट करता हूँ. ठीक है. ठीक है सर. हेलो. यस सर. अभी ठीक आ रही है? हाँ सर. यस सर. नो. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 टाइप्स की होती है. प्योर रोटेशनल,
रोटेशनल, वाइब्रेशनल और थर्ड टाइप है इलेक्ट्रॉनिक, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इसमें से ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका ये थोड़ा वो होता है, डिफिकल्ट होता है, तो इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो इसका केवल फॉर्मूला देखेंगे हम लोग क्या होता है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कोई वन नोट यूज करता है? हेलो, नहीं करता। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा lies in the माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन कितना होता है? 0.11 mm टू 1 सेंटीमीटर। ओके, सिद्धांत स्पेक्ट्रा वो होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या कोई भी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो आप उनको स्टडी कैसे करोगे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है एटम के अंदर। तो उसको रीड करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं, जैसे हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है, इसका भी हम आगे देखेंगे कि कैसे जनरेट होता है। तो आपको इससे एक ग्राफ मिल जाता है, आप उस ग्राफ के बेसिस पे बता सकते हो कि ये आपका मॉलिक्यूल कौन सा है या आपका एटम कौन सा है या क्या हो रहा है, या आप उसको बेस देख के बता सकते हो। तो बस वही एक स्पेक्ट्रा का काम यही होता है। जब भी एनर्जी में चेंज होगा, किसी भी रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में मॉलिक्यूल्स की या सिर्फ एटम की भी, तो वो स्पेक्ट्रा जनरेट करेगा कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। तो उसी को हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक, मतलब स्पेक्ट्रा एक फिजिकल चीज़ है जिससे पढ़ के आप बता सकते हो कि एटम में वाइब्रेशन या रोटेशन हो रहा है, उसकी एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, उसके अंदर ट्रांजिशन कैसे हो रहा है। ओके, स्पेक्ट्रा एंड स्पेक्ट्रम सेम है क्या? स्पेक्ट्रा वो है, क्या कहते हैं, मतलब वो होता है ना, प्लूरल और सिंगुलर। सिंगुलर है तो वो स्पेक्ट्रम है, और अगर प्लूरल है तो स्पेक्ट्रा है, एक ही चीज़ है दोनों। ओके। ओके, नाउ सर हाँ, सर जीमन इफेक्ट हुन्स रूल ये सब पार्ट नहीं है? नहीं नहीं, ये भी अभी मॉलिक्यूलर कर रहे हैं ना। ओके। इसमें एटॉमिक फिजिक्स में इतना लंबा कुछ पार्ट है नहीं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, छोटा छोटा सा पार्ट है। दिस इज ऑब्जर्व इन बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन।
सेकंड है रोटेशनल वाइब्रेशन. This lies in infrared region. Infrared region wavelength lies from 1 micrometer to 1 millimeter. It is observed in absorption spectrum. If rotational states are not changing, then we get pure vibrational spectra. अगर आपके पास रोटेशनल स्टेट्स हैं, जैसे अगर एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है आपका ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मास m1, मास m2 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r. अब ये रोटेट कैसे कर सकता है? ऐसे करके रोटेट कर सकता है इस एक्सिस के अबाउट, ओके, या फिर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है. लेकिन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है क्या? ए बी सी, सी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है? नो सर. यस सर. यस या नो? ये कर नो सकता है. नो सर. हाँ. Can't rotate about C axis. Why? ये इसका रीजन मैंने आपको बता रखा है क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास में, आप वहां से जाके चेक कर लो जिसको याद नहीं है. ओके, तो जब ये आपका एटम है, वाइब्रेट कैसे कर सकता है? अगर आपका ये एटम है तो ये सिर्फ वाइब्रेट करेगा m1 m2. अगर वाइब्रेशन और रोटेशन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एक एटम है, जैसे हमने उसमें देखा था, क्या कहते हैं, स्मॉल ऑसिलेशन में देखा था कि जो भी दो पार्टिकल कनेक्टेड है वो कितने टाइप के मोशन शो कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, ठीक है. अब ये फ्री है, इसमें कितना कंस्ट्रेंट है? केवल एक कंस्ट्रेंट है, ये वाला, कि वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है. तो जहाँ पे ये दोनों जाएंगे वो साथ साथ जाएंगे, ओके. लेकिन क्या ये इसके रोटेशन में कोई वो है कंस्ट्रेंट? इसके रोटेशन को कोई चीज अपोज कर रही है? वो स्प्रिंग तो अपोज करेगा ना जब रोटेट करेगा तो. क्या अपोज करेगा? रोटेशन को अपोज करने का कुछ है इसमें? रोटेशन तो इंडिपेंडेंट होगा ना किसी भी चीज के. तो मतलब जब M2 रोटेट करना चाहेगा तो M1 खींचेगा और नहीं 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 जो नहीं, इसको पूरा होल आइडेंटिटी एक ही चीज कंसीडर कर रहा है ना इसको. मैंने इसको पूरा एज अ होल कंसीडर किया है, तब तो नहीं रख. मतलब एक दूसरे को नहीं खींचेंगे वो स्प्रिंग के थ्रू. हाँ, एक बार में केवल अगर हम ऐसे करें तो प्योर रोटेशनल ले सकते हैं. प्योर रोटेशनल मींस नो वाइब्रेशनल, और प्योर वाइब्रेशनल मींस नो रोटेशनल. अगर एक बार में वो कर रहा है तो एक ही चीज शो कर रहा है, या तो रोटेशन कर रहा है या वाइब्रेशनल कर रहा है, ओके. यस सर. नेक्स्ट, थर्ड कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम. इट lies in
visible and सर UV region। हाँ सर उसको प्योर रोटेशनल कैसे बोल रहे हैं, मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहा है किसी पे इसीलिए। अभी आगे प्योर रोटेशनल स्टार्ट करेंगे ना तब पता चल जाएगा। ओके सर। It arises from the transition in electronic states of an atom in a molecule। अगर आपके मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल एटम से बना होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो कितने एटम से बना है? तो हाँ, तो जो उसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मींस एसपीडीएफ शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है उससे अगर हमारा कोई स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। और वो कौन से रीजन में होता है? यूवी एंड विजिबल रीजन में। ओके, तो इसमें आपको क्या है, रिमेंबर बेसिक definition of spectra and their uh, region of occurrence। एक मिनट में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से तो केवल आपको डेफिनेशन याद रखनी है और वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं ये याद करना है। ओके, सर यहाँ पर रोटेशनल मोशन पे तो वो मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, तो फिर उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी रोटेट करेगा क्या? नहीं नहीं, स्पेक्ट्रम रोटेट क्यों करेगा? स्पेक्ट्रम तो फिजिकल चीज है ना, वो तो आपको ऐसे करके ग्राफ बन के आ जाएगा आपके पास जैसे। इससे मतलब सिर्फ नाम है और वो रोटेशनल हाँ, स्पेक्ट्रा। ग्राफ ओके। जैसे इंटेंसिटी और इधर आ गया एनर्जी, तो ऐसे ऐसे करके आपके पास इंटेंसिटी पीक्स आती जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे। ये आपका स्पेक्ट्रा होगा, ठीक है। इंटेंसिटी या फिर यहाँ पे वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल बनेगा, या एंगल कह सकते हो आप, एंगल। ओके, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। Consider a linear diatomic molecule consisting of mass m1 and m2 separated by distance r। m1 m2 r। ओके, इसको हमने मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ रोटेशन। तो I इज इक्वल्स टू, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r1, यहाँ से इसकी डिस्टेंस I r2। I इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर एंड r1 plus r2 is equals to r। Also about center of
gravity m1 r1 is equals to m2 r2। तो यहाँ से r1 की वैल्यू कितनी आ गई? r1 is equals to m m2 r2 by m1। नहीं, यहाँ से इसके टर्म्स में, r के टर्म्स में m1 प्लस m2। r हमें पता है ना, r1 r2 तो हमने लेट किया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, लेकिन जो हमें गिवन वैल्यू है वो r है, तो हम r1 और r2 को r के टर्म्स में सॉरी r के टर्म्स में चेंज कर देंगे। r1 r2 आ गया हमारे पास। अब हम r1 r2 को क्या करेंगे, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। I इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर प्लस m2 m1 प्लस m1 प्लस m2 r स्क्वायर। m1 m2 स्क्वायर r अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर r स्क्वायर। m1 m2 m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर r स्क्वायर। यहाँ से ये एक कट गया, तो क्या हो जाए m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर। ये क्या चीज होती है? reduced mass। mu is the reduced mass। okay, now to study the pure rotational spectra we need its energy using the Schrodinger wave equation h psi is equals to E psi। Here we are considering the rotation molecule, then h is given by h is equals to कितना होता है? Hamiltonian is equals to kinetic energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ठीक है, अगर हमारा मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर बाय 2i। ओके, एंड potential energy is a constant energy of molecule, so we can let it as 0। क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास अटेंड करी थी आप लोगों ने, जिसमें मैंने आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल पढ़ाया था, जिसमें रोटेशन पढ़ा रहा था मैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल को लोएस्ट एनर्जी स्टेट में कंसीडर करते रहते हैं तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ गया एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। एच कैप इज इक्वल्स टू
LX कैप स्क्वायर बाय 2i प्लस LY स्क्वायर बाय 2i प्लस LZ स्क्वायर बाय 2i. Homework: find out different types of diatomic molecule on basis of moment of inertia. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जैसे आपके पास कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं डिपेंडिंग ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कितने टाइप के होते हैं? सिमेट्रिक टॉप, स्फेरिकल टॉप या स्फेरिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल, और एसिमेट्रिक. यही होते हैं ना? हेलो, इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिक टॉप, स्फेरिकल टॉप. यही तो आपको ढूंढना है. इस सिमेट्रिक टॉप है, सिमेट्रिक टॉप का Ix इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड होता है. तो यहाँ पे आई जो होता है वो तीनों का सेम हो जाएगा. ये आई एक्स, आई वाई, आई जेड. एल एक्स इक्वल टू एल वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया. एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका फॉर सिमेट्रिक या स्फेरिकल टॉप, या आप उसके डेफिनेशंस और इसका टाइप्स जब निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. आप इतना होमवर्क कीजिएगा. ओके, नाउ ये क्या है? एच साई इज इक्वल्स टू ई साई. एच हमने क्या लेट किया है? एल स्क्वायर बाई 2i साई इज इक्वल्स टू ई साई. तो यहाँ से एनर्जी कितनी आ गई इसकी? एनर्जी आइगन वैल्यूज कितनी आ गई इसकी? बताओ. एल स्क्वायर बाई 2i. एल स्क्वायर बाई 2i. एल स्क्वायर ऑपरेटर की वो क्या होगी? आइगन स्टेट लिखेंगे ना, वो ऐसा आइगन ऐसा वैल्यू ऐसा. कितनी आई होगी? एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर. यही है. यस सर. ऐसा. तो ये होगी इसकी एनर्जी. E is equals to h cut square L L plus 1. h cut square क्या बाई 2i भी तो है, ये तो है डिवाइडेड बाय 2i. h कट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर L L प्लस 1 और यहाँ पे 2i. ये कितना हो गया? h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर i L L प्लस 1. h न्यू मतलब मोस्टली जे से रिप्रेजेंट करते हैं ना रोटेशनल क्वांटम नंबर. वो उस किसी से भी कर सकते हो, वो आपकी नोटेशन है, जिससे आपको बेटर लगे उससे करो. ये किस में एनर्जी काय में है? ये इन जूल, जे में, इन टर्म ऑफ वेव नंबर. एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई. जे से कर देते हैं या एल से कर देते हैं, किसी से भी कर सकते हैं. जे तो क्या होता है? जे इज इक्वल्स टू कितना होता है? बताओ. सर एल इज इक्वल टू अंडर रूट जे जे प्लस 1 एच बार होता है. क्या होता है? ये होता है. जे जे प्लस 1 इंटू एच बार ये अंडर रूट में. ये किसने कहा?
एल क्या है? एल की डेफिनेशन बताओ। सर एंगुलर मोमेंटम। और जे क्या है? सर रोटेशनल क्वांटम नंबर। हाँ, अब एल क्या होता है? एल इन जनरल होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और जे क्या होता है? सर रोटेशनल क्वांटम टोटल नंबर। टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम। ओके। और जे इज इक्वल्स टू कितना होता है? एल प्लस एस। एल प्लस एस मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जे इसको इसलिए कह दे रहे हैं क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं जो एटम का जो इसमें क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम की या मॉलिक्यूल की, तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो टोटली कंबाइंड होकर हमें जे दे रहा है, इसलिए जे को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? रोटेशनल क्वांटम नंबर, जो धारणा सिंह ने बोला। लेकिन वो है नहीं, एल और जे को आप ऐसे इक्वेट नहीं कर सकते, एल इक्वल टू ये दिस जे जे ओके प्लस सर वन। ओके। आप इसको एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एंगुलर मोमेंटम क्या यूज किया है? एल स्क्वायर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ले रहा हूँ क्योंकि मैं रोटेशनल कंसीडर कर रहा हूँ, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? एल एल प्लस वन। तो ये मेरा क्या एल क्या हो गया यहाँ पे? रोटेशनल क्वांटम नंबर, क्योंकि इसके टर्म्स में मैं वैल्यू निकालता हूँ। लेकिन इसको हम जे के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, अगर उसके हम स्पिन और एंगुलर मोमेंटम दोनों को एक में इंट्रिंसिक मान ले या एक साथ मान ले, तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना हो गया? यहाँ से एच कट गया, न्यू बार इज इक्वल्स टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे जे प्लस वन। ये हमारा क्या हो गया? बी मीन्स रोटेशनल कांस्टेंट। तो हमारा नंबर कितना आ गया? बी जे जे प्लस वन इन सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओके। ये सेंटीमीटर इनवर्स आएगा या मीटर इनवर्स आएगा? कौन बताएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। ओके, मीटर इनवर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो हमारा लाई कर रहा है वो कौन से रीजन में लाई कर रहा है? तो माइक्रोवेव। माइक्रोवेव रीजन में लाई कर रहा है। उसकी जो रेंज होती है वो 0.11 मिलीमीटर होती है 1 सेंटीमीटर के बीच में। तो 1 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जा सकता, तो हमारी जो वेव नंबर की टर्म्स में आएगा वो सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म्स में आएगा। अब न्यू बार की वैल्यू निकालते हैं जीरो के लिए। न्यू बार जे इज इक्वल्स टू जीरो। कितना आ गया? जीरो। न्यू बार जे इक्वल टू वन इज इक्वल्स टू टू बी। न्यू बार जे इज इक्वल्स टू टू। कितना हो गया? टू मल्टीप्लाई टू प्लस वन थ्री, 6b। न्यू बार j इज इक्वल्स टू 3, 12b। ओके। तो इसके एनर्जी लेवल्स हमारे कैसे बने? 0, 2b, 6b, 12b। This gap is increasing. Gap is increasing as j is increasing. Okay. अब हमारे पास क्या आ गया? एनर्जी लेवल्स। इसका सर ये किसका एनर्जी लेवल है, मतलब स्पेक्ट्रम का? हाँ, नहीं, स्पेक्ट्रम तो एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल्स के होते हैं, उनके बीच। वही तो मैं भी बताने वाला हूँ। ये आपके एनर्जी लेवल्स आ गए।
0b 2b 6b 12b। अब आपको क्या देखना है कि आपके ट्रांजिशंस कैसे हो रहे हैं। अगर हम इसके ट्रांजिशंस एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपका कोई मॉलिक्यूल है इस एनर्जी लेवल में, वो नीचे ट्रांजिशन कर रहा है, यहाँ पे कोई है वो यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा है, यहाँ पे कोई है वो यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा है, तो कौन सा वैलिड ट्रांजिशंस, वैलिड ट्रांजिशंस कौन सा होगा, डेल्टा J इज इक्वल्स टू +-1 इज वैलिड ट्रांजिशन। तो ये क्या हो गया इसका सिलेक्शन रूल। इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या ये दोनों पॉसिबल है, 1 2 3, 2 और 3 आर पॉसिबल और नॉट। हेलो नो सर, जी सर नॉट सर इसमें पॉसिबल जे की सर। वैल्यूज क्या है? J इक्वल टू 3, तो क्या ये पॉसिबल है। नो सर। तो ये वाले पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास केवल एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये वाला। अब इस ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसका एनर्जी डिफरेंस सर ऑफ ट्रांजिशन, हाँ एनर्जी लेवल तो पहले से डिफाइंड होता है ना, लाइक n=0 to n=1, तो यहाँ पर ये सब एनर्जी लेवल्स क्या डिनोट कर रहा है। अब आपकी जो एनर्जी जनरेट हो रही है रोटेशन की वजह से हो रही है ना। आपने कोई आपके पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपको इसका अच्छा, इसका स्टडी करना है कैसा रोटेशन वगैरह हो रहा है। ये रही आपकी टॉर्च, ठीक है, ओके। यहाँ से आपने इसके ऊपर डिफरेंट लाइट मारी, जैसे रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, रमन स्पेक्ट्रा में कौन सी लाइट चाहिए होती है, सनलाइट। सनलाइट से ही हमारा काम हो जाता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए हमें कौन सी लाइट चाहिए, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव चाहिए। तो आपने यहाँ से माइक्रोवेव छोड़ी। अब आपका ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें जब आप ये माइक्रोवेव आया यहाँ तक, तो एक तो इसके पास खुद की एनर्जी होगी होगी सेल्फ एनर्जी प्लस, और इसको जब माइक्रोवेव आया तो इसको मिली एक्स्ट्रा एनर्जी। ये एक्स्ट्रा एनर्जी से इसने क्या स्टार्ट कर दिया, रोटेशन। अगर जब इसने एक्स्ट्रा एनर्जी जो आई इसकी वजह से रोटेशन स्टार्ट कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जाएगी कहाँ, एटम्स, जो मॉलिक्यूल है उसके एटम एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट मीन्स अगर कोई लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल। जब वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, लेकिन कोई भी जैसे हम उसमें पढ़ते थे, एटम के अंदर पढ़ते थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। कितनी देर तक रह सकता है, 10⁻⁸ 10⁻⁸ सेकंड तक रह सकता है। तो इसी तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, वो थोड़ी देर तक ऊपर रुकेगा, फिर ट्रांजिशन देते हुए वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला एक्साइटेशन एंड वो जो बोर मॉडल का एक्साइटेशन था वो अलग है। हाँ, वो तो ओके, अलग 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 चीज़ है दोनों, ओके। ओके। तो मतलब यहाँ पर माइक्रोवेव की वजह से वो ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ रोटेशन की वजह से हो रहा है वो। माइक्रोवेव की वजह से आपका रोटेशन जनरेट हो रहा है। रोटेशन जनरेट होने की वजह से आपका जो एटम्स है, मॉलिक्यूल के एटम्स है, वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, या जिस
हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं। अब हायर एनर्जी स्टेट में जाके वो ज़्यादा देर तक तो रह नहीं सकते, फिर वो एब्जॉर्प्शन देके या एमिशन करके किसी भी एटम का या मतलब फोटोन का एमिशन करके वो वापस अपनी एनर्जी लूज करके लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। तो बस यही है आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा। कोई भी एक एटम मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर आपने माइक्रोवेव डाला, वो एक्साइट हुआ, वो हायर एनर्जी स्टेट में गया, थोड़ी देर वहाँ पे रुका, फिर वापस ट्रांजिशन करके नीचे आ गया। ओके, ओके। ये हो गया। आप इसके लिए एक विमल कुमार जैन की बुक है, अगर आप लेना चाहो तो इसको ले सकते हो, क्योंकि आपके एमएससी में भी काम आएगी। एमएससी में काम आएगी। राजकुमार जो बुक है वो आपकी एमएससी में काम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप विमल कुमार जैन को प्रेफर करना अगर आप बुक लेने जा रहे हो तो। ठीक है, when a transition takes place from upper level J dash to lower level J double dash, then wave number of emitted or absorbed radiation would be nu bar, del nu bar कह लो या इसको nu bar कह लो, del nu bar is equals to b j prime plus 1 minus b j double prime plus 1 from selection rule. Delta j is equals to plus minus 1. Delta j is j prime minus j double prime is equals to 1. So j prime is equals to j double prime plus 1. ये सब चीज मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, लेकिन इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक ऊपर जो एन वेव नंबर का फॉर्मूला लिखा है वो, और एक ये चीज सिलेक्शन रूल। ओके, इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं, क्योंकि ये सारी चीजें या तो डायरेक्ट पूछ सकता है या बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आएंगे जिनमें ये आ सकता है। और सर जेएनयू का पेपर तो आपको बताया होगा नितेश सर ने कि सीयूसीईटी करा रहा है, मतलब सीयूसीईटी से ले रहा है जेएनयू। हाँ, ओके, तो यहाँ से इसका न्यू बार कितना आ गया, जे प्राइम प्लस 1 जे डबल प्राइम प्लस 2 माइनस बी जे डबल प्राइम प्लस 1। मैंने जे प्राइम की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है यहाँ पे। ओके, बस अब आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो, माइनस करके जे डबल प्राइम प्लस 1 को कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाए बी जे डबल प्राइम प्लस 2b माइनस बी जे डबल प्राइम से बी जे डबल प्राइम कैंसिल, 2b जे डबल प्राइम इज इक्वल्स टू 1। न्यू बार इज इक्वल्स टू दिस। ये कौन सी स्टेट है, जे डबल प्राइम इज
लोअर स्टेट। मीन्स अगर आपको ट्रांजिशन में वो निकालनी है, वेव नंबर निकालना है, तो आपको कौन सी स्टेट पे फोकस करना पड़ेगा? लोअर स्टेट में। एग्जाम्पल, a transition is taking place from j is equals to 5 to j is equals to 4, then the wave number of radiation is, wave number of radiation का फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारा? ये है, the wave number of radiation is this given by, wave number of radiation is given by 2b j plus 1, 2b j prime plus 1, 2b j prime plus 1। तो j प्राइम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? j डबल प्राइम की वैल्यू कितनी 4 होगी? j प्राइम क्या मानी हमने? हायर स्टेट मीन्स 5, और j डबल प्राइम ने क्या मानी है? लोअर स्टेट मीन्स 4। तो 2b 4 प्लस 1, तो ये कितना आ गया? 10b। तो उसका वेव नंबर कितना हो गया? 10b के इक्वल आ गया। ओके, 10b, b मीन्स रोटेशनल कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे वेव नंबर मतलब वो के है ना, जो वेव ऑप्टिक्स में होता है, वो के इक्वल्स टू 2π/λ, वो वाला के ही है। k का लिखा है मैंने। नहीं से पूछ रहे हैं, वो वेव नंबर मतलब वो के है ना। वेव नंबर को k से लिखते हो? जैसे वो जो अरे 2π/λ वाला वो के वेव है, नंबर थोड़ी ये होता है, वो वेव वेक्टर होता है। ओ यस, हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी? b इज इक्वल्स टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है, यहाँ पे आई आ रहा है, आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजिकल्स टू म्यू आर स्क्वायर। तो b इजिकल्स टू कितना हो गया? h बाय 8 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर सी। हाँ बोलो सर, पीछे आपने न्यू डैश जो है बी जे इंटू जे प्लस 1 लिखा था। हाँ, तो फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क ये है, ये वाला जो है कहाँ गया, ये जे प्लस 1 क्या बता रहा है? ये पोजीशन बता रहा है एनर्जी स्टेट की। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमें लोएस्ट एनर्जी स्टेट मिली 0, 1 रखेंगे तो 2 भी उसके ऊपर वाली मिली, 3 रखेंगे तो 6 भी उसके ऊपर वाली मिली, नेक्स्ट 12 भी उसके ऊपर वाली मिली। तो ये वाला जो है ये है पोजीशन ऑफ एनर्जी स्टेट। इसमें जो कंफ्यूजन है ना, वो यही कंफ्यूजन है कि आपको निकालना क्या है। ये आपको प्रैक्टिस से क्लियर होगा कि क्वेश्चन में कब क्या पूछा जा रहा है। ठीक है ना? हेलो, यस सर। हाँ, ये जे प्लस 1 ये क्वेश्चन से आप जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको उससे पता चलेगा क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, कि हमें एनर्जी स्टेट की पोजीशन निकालनी है या ट्रांजिशन रेडिएशन जो हो रहा है उसका वेव नंबर निकालना है। ऐसे लिखा होगा, अगर वेव नंबर ऑफ रेडिएशन लिखा हुआ है तो आपको 2b j+1 लगाना है, और आपको केवल पोजीशन निकालनी है तो आपको क्या लगाना है? j+1 इंटू बी। आइसोटोपिक इफेक्ट, हमारा जो बी आ रहा है, आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है? आइसोटोप क्या होते हैं? सर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर
डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर डिफरेंट है तो उसका मास क्या होगा? मास इज डिफरेंट। और हमारा मास यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्वॉल्व हो रहा है। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। So B1 by B2 is equals to mu2 by mu1। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जैसे मान लीजिए दे दिया H1 Cl35 and H1 Cl37। अब आपको इसका रोटेशनल कांस्टेंट निकालना है, तो B1 B2 B1 by B2 is equals to mu2 by mu1। mu1 कितना आ गया? m1 m2 upon m1 plus m2 is equals to 1 into 35 upon 1 plus 35 35 by 36। और mu2 कितना आ गया? 1 into 37 by 1 plus 37। तो ये कितना आ गया? 37 by 38। ओके, तो आपका ये आ गया। अब आप यहाँ से आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोप की वजह से जो आपका डिफरेंस हो रहा है, रोटेशनल कांस्टेंट है, वो आप निकाल सकते हो। ओके, म्यू2 कितना है? 37 by 38 डिवाइडेड बाय 35 by 36 निकाल सकते हो आप। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन करना है? Yes, sir. क्या Yes, sir. या क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसमें यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में क्या क्या आएगा इसका? एनर्जी स्टेट निकालने के लिए आएगा, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन, और इसके अलावा क्या आ सकता है? रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट और डिपेंडेंस ऑन आइसोटोप। ओके, we have derived above formula E is equals to यहाँ पे क्या था? न्यू बार इज इक्वल्स टू बी जे प्लस 1 टाइम्स जे फॉर rigid molecule, but in real world molecules are not rigid। not rigid कहने का मतलब क्या है हमारा? bond length can change। तो फॉर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी स्टेट कैसे निकालेंगे? न्यू बार इज इक्वल्स टू बी जे, ये ई का फॉर्मूला है न्यू बार का। देखना आप ऊपर जाके डेरिवेशन कैसे किया है। बी जे जे प्लस 1 माइनस डी स्क्वायर डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे डी क्या है? डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। सॉरी, डी डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है। डिस्टॉर्शन कांस्टेंट इन द सेंस आपका जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये आपका जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें इसकी जो बॉन्ड है, इसको मैंने रिजिड नहीं माना है। ये अब क्या है? नॉन रिजिड।
नॉन रिजिड है, तो इसका जब भी ये रोटेट करेगा या रोटेट करेगा तो ये एक्सपेंड हो सकता है। एक्सपेंड हो गया, इट मींस इट इज बिहेविंग लाइक अ इलास्टिक होता है ना, आप उसे खींचते जाओ तो वो बड़ी हो जाती है, या रबर है, रबर को आप खींचो तो वो बड़ी हो जाती है, तो वो ऐसे बिहेव करेगा। तो उसकी जो हमारा ये सॉरी, ये जो हमारा बॉन्ड है इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाएगा। उस डिस्टॉर्शन को हम कैसे एनर्जी में शो करेंगे? इस डिस्टॉर्शन कांस्टेंट की वजह से। डिस्टॉर्शन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 4b बाय न्यू बार 4b स्क्वायर बाय न्यू बार क्यूब। ओके, डिस्टॉर्शन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 4b स्क्वायर बाय न्यू बार क्यूब। आपको डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बस इसे याद कर सकते हैं। ओके, हेलो, 4b³/न्यू बार स्क्वायर होती है। एक मिनट मैं भी उसको ही चेक कर रहा हूँ क्या होती है। क्या बताया आपने? 4b³/न्यू बार स्क्वायर। 4b³/न्यू बार स्क्वायर, हाँ यही होती है शायद। फोर बी क्यूब बाय न्यू बार स्क्वायर। अब यहाँ पे b की वैल्यू रख दीजिए और न्यू बार स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, उससे आप हमारे यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? d की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारा जो स्पेक्ट्रा है मतलब वेव नंबर जो आ रहा है ये हमारा, वेयर इज माय पेन, ये जो हमारा वेव नंबर है इसमें से हम कोई चीज को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे जो एनर्जी लेवल है वो कैसे हो जाएंगे? और पास पास आ जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. कैसे कितना हो जाएगा? न्यू बार इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2b माइनस 4d, j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 6b माइनस 36d, j इक्वल टू 2। मतलब ये डिस्टेंस जो है, गैप इज डिक्रीजिंग। ओके, और ऊपर जाके इसमें क्या मिलता रहेगा? कंटिन्यूअस स्टेट्स आ जाएंगी, स्टेट्स और ज़्यादा पास पास आनी शुरू हो जाएंगी, फिर उसके ऊपर तो बिल्कुल डेंसिटी आ जाएगी, मतलब डेंस स्टेट आ जाएगी। Population of a state by Boltzmann population formula, n2 is equals to n1 e की पावर माइनस डेल्टा ई बाय kt। ओके, यहाँ पे इसको हम डीजेनरेसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n2 बाय n1 इज इक्वल्स टू g2 बाय g1 e की पावर माइनस डेल्टा ई बाय kt। nk by n0, n0 is a ground state population, ground state population, सॉरी पॉल्यूशन लिख दिया मैंने, पॉपुलेशन। और एनजे क्या है? जेथ स्टेट पॉपुलेशन। बस अब आप इस यहाँ से निकाल सकते हो
एनर्जी डिफरेंस रख दो, जो भी आपके दो पास दो एनर्जी स्टेट है उसको एनर्जी डिफरेंस रख दो, उसकी डीजनरेसी रख दो, तो आप jth स्टेट की एनर्जी पॉपुलेशन निकाल सकते हो। मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट, मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट का फॉर्मूला क्या है, dnj बाय dj इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप ऊपर से nj का फॉर्मूला निकाल सकते हो, उसको डिफरेंशिएट करो j के टर्म्स में और रख दो, और j की वैल्यू कितनी आती है, डायरेक्ट याद करनी है आपको, इससे कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट निकालने को आ सकता है, इसका फॉर्मूला होता है kbt डिवाइडेड बाय 2bhc माइनस हाफ। ये आपकी आ गई मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट। एंड मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट का ग्राफ कैसा बनता है, यहाँ से ऐसे करके फिर यहाँ, ये मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट है जे मैक्स, जे और एन जे। ओके, ये चीज़ें आपको, ये दो चीज़ें आपको याद करनी है, इस बार इसको पूछे जाने की वो जो है क्या कहते हैं चांसेस ज़्यादा है। अभी तक किसी को कोई डाउट? हेलो सर ये पॉपुलेशन क्या मतलब है? पॉपुलेशन मीन्स आपके जो एटम्स है वो किस लेवल में सबसे ज़्यादा है, किस लेवल में या कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। सर नॉन रिजिड के लिए एक्सप्रेशन फॉर ट्रांजिशन क्या होगा? नॉन रिजिड के लिए क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर ट्रांजिशन। अच्छा, expression for transition means you have to find the wave number for the transition. यस सर। हमने ऊपर रिजिड के लिए कैसे किया था, सर आपने यहाँ ऑलरेडी न्यू बार डिफाइन किया था सर, जब आपने डी सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट डिफाइन किया था। आई गेस वहाँ ई आना चाहिए। कहाँ पे, अरे E और B क्या डिफरेंस है दोनों में, मैंने आपको बताया था अभी। जो सबसे पहले हमारी एनर्जी कितनी आई थी, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जे प्लस 1, ये किस में है, इन जूल्स। अब हम इस एनर्जी को हम उसमें कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ वेव नंबर। इन टर्म ऑफ वेव नंबर क्या होगा, एच सी न्यू बार इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, नीचे आई भी आएगा 2i, 4 पाई स्क्वायर जे प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2i। एक एच से एक एच कट गया तो यहाँ से न्यू बार आ गया एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1। ये कितना हो गया, रोटेशनल कांस्टेंट आ गया हमारा b, न्यू बार इज इक्वल्स टू बी जे प्लस 1। जब भी मैं कभी b लिखूंगा तो मैं कौन सी यूनिट्स का यूज कर रहा हूँ, सेंटीमीटर इनवर्स का यूज कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे b नहीं लिख रहा तो मैं कौन सी यूनिट्स का यूज कर रहा हूँ, एनर्जी यूनिट्स कौन सी है मेरी, जूल है। ये डिफरेंस है दोनों का। कब आपको b यूज करना है, b में यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा, i से डिवीजन है, ओके, वो सॉरी सी, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में आप इसे डिफाइन कर रहे हो, ओके। धारणा ठीक है। सर यहाँ पर जो कैपिटल जे है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, ये स्टेट को, मतलब कौन सा स्टेट है? ये आपका जो जे है, जे क्या है, जे टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, मींस जब आपका जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो रोटेट और वाइब्रेट, रोटेट कर रहा है और साथ साथ वो स्पिन भी है, स्पिन उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब आपकी स्पिन जो आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो वो उसके अंदर इनकैप्सुलेटेड होगी टोटल ऑर्बिटल मोशन के अंदर या टोटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर। तो यहाँ पे हम टोटल एंगुलर मोमेंटम को एक आइगन फंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि अगर दो फंक्शन का कम्यूटेटर 0 होता है, वो कम्यूटेट करते हैं
तो उनका आइगन फंक्शन सेम होता है, वी कैन से देम दे हैव सेम आइगन फंक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या कि हैमिल्टोनियन जो है, हैमिल्टोनियन एंड एल स्क्वायर जो होता है, ये मैंने क्वांटम मैकेनिक्स से बताया था, ये कम्यूट करता है, तो हम इन दोनों के लिए सेम आइगन स्टेट कर सकते हैं यूज। तो यहाँ पे बस एल स्क्वायर की हमने आइगन स्टेट और आइगन वैल्यू का हमने यूज किया है एनर्जी बताने के लिए। ओके, इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं, डेरिवेशन राजकुमार बुक पेज नंबर आई थिंक 290 से 295 के बीच में होगा, आप इसको जाके देख सकते हैं। ओके, मतलब ऑर्बिटल भी इंक्लूडेड है, इसलिए हम स्टेट की तरह डिनोट कर रहे हैं ना वो जे हाँ, को। वो उसमें ऑर्बिटल मींस वो इंक्लूडेड है, तो आप इसको कर सकते हो। ये हमारा रोटेशनल पूरा हो गया, इसके बाद हमारा वाइब्रेशनल शो करूंगा मैं शाम को, और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे शाम को। ठीक है, अभी मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो अब शाम को करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। इसके न्यूमेरिकल्स मैं दोपहर में भेज दूंगा आप लोगों को, और इजी न्यूमेरिकल आएंगे, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और सिलेक्शन रूल याद रखना है। और एक चीज इसमें जो रह गई है, एक मिनट रुको, अभी रुको। हाँ, एक नोट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बंद करेंगे। नोट, molecule having dipole moment not equal to 0 are microwave active. Dipole moment, that is rotational spectroscopy is possible only for molecules having permanent dipole moment. Example: H2O, NH3, CO. Microwave inactive molecule H2, N2, O2, all homogeneous. ओके, और इसमें क्या आ जाएगा? ऑल heterogeneous molecule. ओके, समझ में आ गया? और इसमें और क्या होगा? CaCl4, CH4 का डायग्राम और CaCl4 कैसा होता है? H H H H, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? कार्बन। जितना चार्ज इधर जा रहा है उतना इधर जा रहा है, इसका कैंसिल हो गया, जितना चार्ज इधर जा रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? हेमंत सर ने बताया कि इक्वली यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डाइपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, बताओ। क्वेश्चन बताइए एक बार। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए डाइपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं? डिस्क्रीट चार्ज है, कंटीन्यूअस चार्ज नहीं है। चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो हमारा चार्ज है वो प्लस माइनस है, ठीक है, CH4 में, और डिस्टेंस सबका सेम है, तो जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है?
0 हो जाएगा, तो हमारा डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएंगे, माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है, नोट ये वाला। लेकिन माइनस चार्ज तो एक है, मतलब वो 4 में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा सेम करके। हाँ ये मैंने एक बनाया है क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, वो खराब हो जाएगा। उसका टोटल चार्ज कार्बन का इतना है कि वो 4 हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल या एटम को वो कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। तो उसका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेगा। ओके ठीक है। अब शाम को हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखेंगे और वाइब्रेशनल और प्योर वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो वो माइक्रोवेव एक्टिव मतलब उस रीजन पर काम करेगा, मतलब माइक्रोवेव रीजन पर। माइक्रोवेव एक्टिव मीन्स माइक्रोवेव एक्टिव का मतलब अगर आप माइक्रोवेव रीजन की कोई भी लाइट उस मॉलिक्यूल पे डाल रहे हैं और उसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। मीन्स उसमें रोटेशनल ट्रांजिशंस जो है वो पॉसिबल होंगे। ओके, और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट? इफ नॉट, सर ये हाँ नोट्स को, ये जो एग्जांपल बताया उसको फिर से समझा दीजिए किसको, कारण वाले को? सर। हाँ सर, ये नीचे वाला। अरे इसमें क्या है, ये आपका कार्बन है, ठीक है। इसके साथ एक Cl लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है। इस पे नेगेटिव चार्ज है या इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है। ऐसे ही इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव। तो अगर हम ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो माने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो P कितना आ गया, Q टाइम्स D, समीशन Q टाइम्स D, Q1 D1 प्लस Q2 D2 प्लस Q3 D3 प्लस Q4 D4। यहाँ से D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 है, तो D तो कॉमन आ गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। चार चार यहाँ पे हमारे पास कितना बन रहा है, एक सेट ये बन रहा है प्लस माइनस का, एक सेट ये बन रहा है प्लस माइनस का, एक सेट ये बन रहा है प्लस माइनस का, एक सेट ये बन रहा है प्लस माइनस का। चार सेट बन रहे हैं हमारे पास प्लस माइनस के। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए। तो हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, 0 आ गया। जीरो। सेट 1 0, सेट 2 0, सेट 3 0, सेट 4 0। तो हमारा ओवरऑल कितना आ गया, जीरो। ओके। यस सर। ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। Yes, sir. ओके, बाय बाय, सी यू इन द इवनिंग, टाटा।